शाम 4 बजे लोहे की गहरी कढ़ाई में तेल सनसना रहा था, क्योंकि कल्लू अभ्यस्त सटीकता के साथ उसमें समोसे डाल रहा था। ममता फुर्ती से दुकान के अंदर आई और बैठने वाले हिस्से में बैठ गई। दुकान में एक अजीब सा सन्नाटा था और कोई दूसरा ग्राहक नहीं था। कुछ बच्चे दुकान के दूसरी तरफ अपनी तय जगह पर कंचे खेलने आए हुए थे। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी, कल्लू ने खुद को एक काले कंबल में लपेट लिया। ममता ने कल्लू की तरफ देखकर एक शालीन मुस्कान दी, लेकिन कल्लू के चेहरे के भाव ठंडे और रूखे रहे। हवा में एक साफ तनाव महसूस किया जा रहा था। कुहू वाली घटना के बाद से ग्रामीण ममता से बेहद खफा थे, क्योंकि उसने ऐसा करके इंद्र के आदेशों की सरेआम अवज्ञा की थी। ममता को उनके विरोध का भारी बोझ अपने ऊपर महसूस हो रहा था, लेकिन उसके सामने एक जरूरी काम था। उस शत्रुतापूर्ण माहौल को नजरअंदाज करते हुए उसने अपना आईफोन निकाला और नेटवर्क के सिग्नल आने का सब्र से इंतजार करने लगी। जैसे ही सिग्नल आए, उसने फादर साइमन का नंबर निकाला और डायल का बटन दबा दिया। शांत दुकान में फोन की हर घंटी गूंज रही थी। 5 घंटियों के बाद आखिरकार फोन उठा। हेलो ममता, कैसी हो तुम? फादर साइमन की गर्मजोशी भरी आवाज ने उसका स्वागत किया। हाय फादर साइमन, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? ममता के जवाब में एक भारीपन था। मैं ईश्वर की कृपा से अच्छा हूं, लेकिन तुम्हारी आवाज थकी हुई लग रही है। क्या सब ठीक है? मैं जिंदगी के बारे में कुछ सोच विचार कर रही थी फादर। याद है आप हमेशा कहा करते थे कि जीवन का एक उद्देश्य होता है, हर चीज एक दैवीय योजना का हिस्सा होती है और कुछ भी महज एक इत्तेफाक नहीं होता। फादर साइमन यादों में खोकर हल्के से हंसे। वे बहसें जो हमारे बीच होती थीं, जहां हम एक दूसरे के विचारों को बदलने की कोशिश करते थे। तुम अपने तर्कशील नजरिए के साथ हमेशा मुझे चुनौती देती थी। क्या आज तुम मुझसे फिर कोई बहस शुरू करने के लिए फोन कर रही हो, इस उम्मीद में कि मेरा मन बदल सको? इस बार नहीं, ममता ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। मैंने आपकी सलाह मानी फादर। मैं एक स्टोरी के सिलसिले में बाहर निकली हूं। बीबीसी के लिए नहीं, स्पेन न्यूयॉर्क के लिए। यह तो बहुत अच्छी खबर है ममता। जब मैंने तुम्हें उस दिन प्रोमेनेड तटमार्ग पर सिगरेट के साथ अकेले बैठे देखा था तो मुझे काफी चिंता हुई थी। वैसे क्या तुम अब भी सिगरेट पीती हो? नहीं, उसके बाद से मैंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। वह इच्छा बस अचानक गायब हो गई। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे इस बात का भी आनंद है कि तुम उस काम पर लौट रही हो जिससे तुम्हें बेहद प्यार है। जी, मुझे भी। तो इस बार क्या स्टोरी है मेरी प्यारी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार? और तुम इस वक्त ठीक ठीक कहां हो? मैं उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हूं। इसे ममता रुकी और नाम पर जोर देते हुए कहा। बीरपुर कहते हैं? फोन लाइन पर कुछ पलों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फादर साइमन, क्या आप अभी भी वहां हैं? ममता ने पूछा। हाँ, मैं यहीं हूं। फादर साइमन का लहजा बदल चुका था। उनकी आवाज किसी ऐसे बोझ से दबी थी जिसे ममता पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। मुझे लगता है कि मैंने बीरपुर के बारे में सुना है। कैसे? यह एक बहुत ही दूर दराज का उपेक्षित गांव है। यह गूगल मैप्स पर भी नहीं है। फादर साइमन ने एक ऐसी ठंडी सांस ली जिसमें बरसों का बोझ छुपा था। वे ममता को किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर जानते थे। उसके तीखे और सधे हुए सवाल उन दीवारों को चीर रहे थे जो उन्होंने अपने अतीत के चारों ओर बहुत सहेज कर बनाई थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी बंद संदूक के सामने खड़े हों और जानते हों कि उसकी चाबी उनकी यादों के सबसे अंधेरे कोनों में कहीं गहरी दफन है। ममता, मेरी प्यारी बच्ची, उन्होंने अपनी आंशिक रूप से कांपती आवाज में शुरू किया। तुम मुझसे पेंडोरास बॉक्स, मुसीबतों का पिटारा खोलने के लिए कह रही हो? एक ऐसा बॉक्स जिसमें ऐसे रहस्य बंद हैं जिन्हें न छूना ही बेहतर है। संभल कर कदम रखना बच्ची, क्योंकि जिस रास्ते की तलाश तुम कर रही हो वह तुम्हें ऐसी जगहों पर ले जा सकता है जहां जाने का तुम्हारा कभी इरादा नहीं था। ममता को इस बात की तसल्ली थी कि फादर साइमन ने उसके सवालों से पल्ला नहीं झाड़ा, लेकिन साथ ही वह थोड़ा डर भी रही थी
कि उसके ये सवाल कहां ले जा सकते हैं। मैं सावधानी बरतूंगी फादर, उसने एक नए दृढ़ संकल्प के साथ वादा किया, क्योंकि मुझे वह चाबी मिल गई है जिसे आपने दफनाने की इतनी कोशिश की थी। वह एक पुराने एल्बम के सड़ते हुए पन्नों के भीतर छिपी थी, समय की मार के बीच सुरक्षित बचा हुआ एक इकलौता चेहरा, मानो किस्मत ने खुद दखल दिया हो। दो पन्ने हठपूर्वक एक दूसरे से चिपके रहे और तस्वीर में मौजूद उस आदमी को ओझल होने से बचा लिया। अजीब बात है, ऐसा लगता है कि किसी बड़ी शक्ति ने मेरी असिस्टेंट का मार्गदर्शन किया कि वह इसे ढूंढे और आज मेरे सामने पेश करे। अगर कोई और होता तो वह तस्वीर में SFH था। SF को नहीं पहचान पाता, लेकिन इसे मुझे ही होना था फादर, क्योंकि केवल मैं जानती थी कि वह आप ही थे। तुम्हारे पास हमेशा से वह गिफ्ट, विशेष अंतर्दृष्टि था बच्ची, उन्होंने भावुक होते हुए कहा। ममता उनकी कांपती आवाज से उनके आंसू महसूस कर सकती थी। फादर, मैंने कभी नियति या किसी महान दैवीय योजना पर विश्वास नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों ने मेरे तर्कशील दिमाग को पूरी तरह चकरा दिया है। मैं आज सच जानना चाहती हूं। मैं आपके कहे एक एक शब्द का इस्तेमाल करके सच का पता लगाऊंगी। एक ठहराव आया। आखिरकार उसने वह चुभता हुआ सवाल पूछ ही लिया। मुझे बताइए फादर, क्या आप कर्मी रानी नाम की किसी महिला को जानते थे? फादर साइमन फ्रैंको ने थोड़ा समय लिया। उस क्षण 57 वर्षीय पादरी के लिए एक साथ इतना सब कुछ याद करना बहुत बड़ी बात थी। वे तेजी से चलकर किसी ऐसी जगह गए जहां वे खुलकर बात कर सकें। जब वे आगे बढ़े तो ममता को उनके कासोक पादरी का लंबा चोखा की गिद्दाब की सरसराहट सुनाई दी। 5 मिनट बाद वे बोले, हां, मैं कर्मी को जानता था। उनकी आवाज गूंज रही थी। ममता ने अंदाजा लगाया कि वे निश्चित रूप से अनाथालय के दक्षिणी हिस्से में बने कन्फेशनल पाप स्वीकारोक्ति कक्ष के अंदर आ गए होंगे। उसकी आंखों के सामने अनाथालय के उस बंद केबिन की छत पर लगा बैंगनी मखमली कपड़ा कौंध गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, वह एक बेहद खूबसूरत युवा लड़की थी जिससे मैं तब मिला था जब मैं बियरपुर के स्कूल में पढ़ाता था। यह कब की बात है? 1993। यह वही साल था जब मैं बियरपुर नाम के उस उपेक्षित छोटे से आदिवासी गांव में पहुंचा था। वहां के ग्रामीण बहुत ही मिलनसार और मददगार थे। क्या? ममता को इस बात पर विश्वास करने में कठिनाई हुई, क्योंकि वह खुद पहले दिन से ही वहां दुश्मनी का सामना कर रही थी। उसने पूछा, लेकिन क्या उन्होंने स्कूल को जबरदस्ती बंद नहीं करवा दिया था? तब तक नहीं, जब तक कि वह पूरा कर्मी रानी वाला वाकया नहीं हुआ था, साइमन ने कहा। कल्लू की दुकान पर कुछ और ग्राहक आ रहे थे। उस अनचाही शहरी महिला को मेज पर बैठा देखकर वे उससे दूरी बनाकर इकट्ठे होने लगे। ममता को महसूस हो रहा था कि उनकी ठंडी और तीखी नजरें उसके शरीर को चुभ रही थी। उसे जल्दबाजी करनी थी, इससे पहले कि उनमें से कोई डाकिनी के कथित इंसानी रूप कुह को पनाह देने के लिए उस पर हमला कर दे। ममता ने अपनी आवाज और धीमी कर ली, क्योंकि उसने देखा कि और लोग दुकान पर आ रहे थे और उसके ठीक पीछे बैठ रहे थे। कर्मी रानी के साथ क्या हुआ था? मुझे बताया गया है कि उन्होंने डायन होने और अपने पति के परिवार पर काला जादू करने के आरोप में उसे मृत्युदंड दे दिया था। उन्होंने उस पर यह आरोप लगाया था, लेकिन मेरा विश्वास करो ममता, वह ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वह एक बेहद दयालु और मेहनती महिला थी जो बस एक बेहतर जिंदगी का मौका चाहती थी। हम गांव में अपना पहला शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहे थे और वह उन गिने चुने स्थानीय लोगों में से थी जो इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक थे। उस समय मैं कोई पादरी नहीं था, मैं धार्मिक भी नहीं था, मैं महज एक शिक्षक था, पूरी तरह तर्कवादी। मैं बच्चों को अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ाता था, ठीक है। कर्मी अपने जंगल की मातृदेवी बंदगिनी की परम भक्त थी, उन्होंने कहा। देवी का नाम सुनते ही परित्यक्त मंदिर की उस मूर्ति की यादें ममता के दिमाग में उमड़ पड़ी। वह एक डागी थी। हां, कई डागी महिलाओं ने स्कूल में दाखिला लिया था, कर्मी उनमें से एक थी। वह उन लोगों से बहुत प्रभावित थी जो पढ़ लिख सकते थे। वह ठीक से बोल नहीं पाती थी। मुझे आज भी याद है जब मैं उससे पहली बार मिला था। वह हकलाती थी और बुनियादी हाथों के इशारों से अपनी बात समझाती थी।
लेकिन उसने भाषा बहुत तेजी से सीख ली। मुझे बताया गया था कि अपने पति की हत्या के बाद वह पूरी तरह गूंगी हो गई थी। हाँ, यह सच है। वह गहरे सदमे में थी। उसकी डिलीवरी की तारीख से महज 1 हफ्ते पहले किसी ने उसके पति को बेरहमी से मार डाला था और सबने उस हत्या का दोष कर्मी पर मढ़ दिया। उसे डाकिनी घोषित कर दिया। क्या वह डाकिनी थी? नहीं, यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी। डाकिनी केवल उनकी लोक कथाओं में थी, बल्कि यह डागी महिलाओं को बदनाम करने के लिए बहुत सोच समझकर तैयार की गई एक साजिश थी। दरअसल डागी शब्द बंदगिनी से ही निकला है, जो और कुछ नहीं बल्कि वन डाकिनी है। ममता ने अचानक हुए इस एहसास के साथ कहा। वन शब्द के अपभ्रंश से यह बना है। वह डाकिनी असल में उनकी देवी थी, इसीलिए उस जंगल को काली वन या काली का वन भी कहा जाता है। डागी लोग इसी काली के अनुयायी थे। अब मुझे यह पक्का नहीं पता कि काली और डाकिनी शब्द का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर किया जाता था या अतुरा भाषा में इसका कोई और मतलब था, लेकिन देवी के दर्जे को एक डायन या चुड़ैल में किसने बदल दिया? किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे कुक्कुटों को डागियों के खिलाफ भड़काने से बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। जमींदार ने? नहीं, जमींदार एक न्यायप्रिय इंसान थे। वह उनका बेटा था, इंद्रवृषभ। हां, इंद्रवृषभ। वह अपने पिता के बिल्कुल उलट था, घमंडी, मगरूर और हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाने वाला। वह अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी था। जब मैं वहां था, उसी साल उसके पिता की एक दुर्घटना में मौत हो गई। इंद्र ने सब कुछ संभाल लिया और उसका पहला मिशन बीरपुर पर पूरा नियंत्रण हासिल करना था। बीरपुर ही क्यों? मुलोनी के पेड़ों की वजह से। इंद्र का दिल्ली में एक दोस्त था जो उस पेड़ के रस SAPBQ को एक चीनी दवा कंपनी को निर्यात करता था। इससे उसे बहुत पैसा मिलता था। वह और जमीन चाहता था जहां वह ज्यादा से ज्यादा मुलोनी के पेड़ उगा सके, लेकिन उसके रास्ते में 2 रोड़े थे, उसके पिता और डागी लोग। लेकिन क्या उसका पहले से ही गांव पर नियंत्रण नहीं था? क्या वह जमींदार नहीं था? नहीं, इंद्र के पिता ने बीरपुर और उसके दायरे में आने वाले जंगल को अतुरा आदिवासियों को दे दिया था, जो वहां बहुत लंबे समय से रह रहे थे। कुक्कुट और डागी लोगों के बीच इसे शांति से बांटा गया था। इंद्र के पास इसे वापस पाने का कोई तरीका नहीं था जब तक कि वह उन्हें आपस में न लड़वा दे। और डाकी लोग मुलोनी के पेड़ को एक बुरा शगुन मानते थे, इसलिए इंद्र ने एक बेहद शातिर योजना बनाई। और वह क्या थी? कर्मी के पति के परिवार के सदस्यों की मौत के बाद उसके बारे में अफवाहें फैलाने के पीछे उसी का हाथ था। तो उस कमीने ने कुक्कुटों को डागियों के खिलाफ भड़का दिया। ममता ने कल्लू की दुकान पर जमा उन अज्ञानी ग्रामीणों को देखते हुए कहा, जो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनके बीच किस बुराई ने जन्म लिया था। यही उसकी योजना थी। उसके बाद इंद्र उसे ओझा बाबा के पास ले गया, जो एक कुक्कुट तांत्रिक था और झाड़ फूंक करता था। जब वह वहां से लौटी तो वह पूरी तरह बदल चुकी थी। वह मुझसे आंखें नहीं मिला पाती थी। फिर उसकी गर्भावस्था की खबर आई। फादर साइमन ने अपने सीने पर क्रॉस का चिन्ह बनाया और खुलासा किया, लेकिन वह बच्चा उसके पति का नहीं था। क्या वह इंद्र का था? मैं नहीं जानता। उसका पति संक्रमण, इन्फेक्शन के कारण लगभग मरने की कगार पर था। जब वह ठीक हुआ तो उसने कर्मी पर फिर से काला जादू करने का आरोप लगाया। सच तो यह है कि किसी ने उसके कान भरे थे कि वह बच्चा उसका नहीं है। वह कौन था? इंद्र के पास हर समय कई गुरके और मुखबिर रहते हैं। वह उनमें से कोई भी हो सकता है। उसके पति की मौत के बाद इंद्र ने उनकी परंपराओं के ताने बाने को ही मरोड़ कर रख दिया। उसने डाकिनी को बुराई का प्रतीक बना दिया। उस चालाक ओझा बाबा की मदद से उसने झूठ का ऐसा जाल बुना जिसने ग्रामीणों को यकीन दिला दिया कि कर्मी पर उस चुड़ैल का साया है और वह सभी पुरुषों के लिए मौत लेकर आएगी। मैंने उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंद्र की चौकस नजरों के कारण यह नामुमकिन हो गया। ग्रामीणों की लगातार घूरती नजरों से ममता असहज महसूस कर रही थी। उस संदेहास्पद माहौल को और बर्दाश्त न कर पाने के कारण
वह उठी और एक शांत कोने की ओर चली गई। बच्चों का एक समूह अपने आसपास पक रहे इस बवंडर से बेखबर कंचे खेलने में पूरी तरह मग्न था। हालांकि छोटू आज उस समूह में नहीं था। एक गहरी सांस लेते हुए वह फोन पर बमुश्किल फुसफुसाते हुए बोली, क्या आप उस तक पहुंच पाए थे? हां, मैं फांसी की रात से ठीक एक रात पहले आधी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चुपके से अंदर जाने और कर्मी से बात करने में कामयाब रहा था। उसने मुझसे उसे बचाने की भीख मांगी थी, लेकिन मैं इंद्र के एक गुर्गे द्वारा पकड़ लिया गया, जिसने मुझे खदेड़ दिया। अगले दिन इंद्र ने गांव में एक नई अफवाह फैला दी कि स्कूल के एक शिक्षक का कर्मी के साथ संबंध है। ममता ने बात पूरी की, और वह शिक्षक आप थे। हां, लेकिन यह उसकी मुख्य योजना नहीं थी। जहां तक मैं जानता हूं, उसकी नजर उस बड़ी खेती की जमीन पर थी जो झील के पास थी और कर्मी के पति की थी। उस जमीन का क्या हुआ? अधूरा आदिवासियों की एक अजीब परंपरा है। अगर कोई बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसकी जमीन समुदाय द्वारा नहीं ली जाती। इसे मृत आत्मा का अपमान माना जाता है। इसलिए वह जमीन स्वतः ही जमींदार के पास वापस चली जाती है, यानी इंद्र के पास। हां, और फांसी वाली रात क्या हुआ था? कर्मी ने भागने की कोशिश की थी। मैंने उसे झील के पास मिलने के लिए कहा था, जहां से मैं और मेरा एक और दोस्त जीप में उसे लेकर भागने वाले थे। दुर्भाग्य से इंद्र के गुर्गों और ऊंचा बाबा के चेलों ने सुरक्षित निकलने से पहले ही उसे रास्ते में पकड़ लिया। उन्होंने उसे फांसी दे दी। तभी अचानक कोई चीज ममता की कलाई पर आकर लगी और आईफोन उसके हाथ से छिटक गया। वह पास में खेल रहे बच्चों में से एक द्वारा फेंका गया हरा कंचा था। दुख की बात यह रही कि वह अपने फोन को पकड़ नहीं पाई और वह सीधे उबलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई में जा गिरा, जिससे खौलता हुआ तेल कल्लू के चेहरे पर छिटक गया। कल्लू दर्द से पीछे हटा। उसके शरीर से वह काला कंबल गिर गया और वह अपनी त्वचा जलने के कारण चिल्लाया, ओ अभागी औरत, तुम यह खौलता हुआ तेल मेरे पूरे शरीर पर डालकर मुझे पूरा क्यों नहीं जला देती? आई एम सो सॉरी कल्लू, मेरा यह इरादा नहीं था, वह कंचे की वजह से हुआ। ममता ने माफी मांगते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कोई दवा लेकर आती हूं। तुम हमारे गांव में आई ही क्यों? आंखों में आंसू लिए कल्लू ने हाथ जोड़े और विनती की, कृपया यहां से चली जाओ, इससे पहले कि तुम हमारे प्यारे बीरपुर को पूरी तरह भस्म कर दो, प्लीज। जो आदमी 3 दिन पहले पूरे दिल से अपनी सेवाएं दे रहा था, वे आज उससे गांव छोड़ने की भीख मांग रहा था। उसने एक कड़छी से उस जले हुए फोन को कड़ाही से बाहर निकाला और फर्श पर फेंक दिया। तमाशा देख रहे लोगों की एक गुस्सैल भीड़ ने ममता को घेर लिया। ममता के पीछे जमा उस भीड़ में से कुसुम बाहर आई। उसने अपनी साड़ी के पल्लू का इस्तेमाल करके फर्श से फोन उठाया और ममता को दे दिया। फोन का डिस्प्ले जा चुका था। कांच की स्क्रीन पर छोटे छोटे छाले पड़ गए थे और पिछला हिस्सा पिघल चुका था। मैडम, कृपया इससे पहले कि ये गुस्सैल लोग आपके साथ कुछ बुरा करें, आप वापस उस पुराने स्कूल की इमारत में चली जाइए, प्लीज, कुसुम ने दबे स्वर में विनती की। ममता ने सिर हिलाया, क्योंकि उस वक्त यही समझदारी थी। कुसुम ममता को भीड़ से बाहर ले गई और उसे तेजी से वहां से जाने का इशारा किया। ममता दुकान से दूर चल दी और इंस्पायर इंटरनेशनल की इमारत की ओर बढ़ने लगी। कुसुम उस तिराहे पर खड़ी रही और ममता को तब तक गौर से देखती रही जब तक वह दूर नहीं चली गई। यह सुनिश्चित करने के बाद कि ममता गेट वाली इमारत के अंदर जा चुकी है, कुसुम मुड़ी और गांव के बस स्टॉप की ओर चल दी। कुसुम जानती थी कि एक बड़ा तूफान आने वाला था और उस रात गांव में कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था। वह पिछले 8 महीनों से इंद्र के घर पर काम कर रही थी और वह उसके बारे में एक बात अच्छी तरह जानती थी कि वह अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता था, खासकर तब जब उसने कुछ करने का मन बना लिया हो। कुसुम बस स्टॉप पर लखनगंज जाने वाली शाम की आखिरी बस का इंतजार करने लगी। शाम 4:45 पर मिश्रा को कुहू के लिए रात के खाने और दवाइयों का प्रबंध करने के लिए भेजने के बाद ममता ने कल्लू की दुकान के बाहर हुई घटना का विवरण तारा को सुनाया।
वह कंचा सीधे मेरी दाहिनी कोहनी की नस पर आकर लगा। अगर वह बाईं कोहनी होती तो मैं फोन को गिरने से बचा सकती थी, ममता ने समझाया। कोई बात नहीं, आप फादर साइमन फ्रैंको को कॉल करने के लिए मेरे फोन का इस्तेमाल कर सकती है, तारा ने सुझाव दिया। नहीं, मुझे उनका नंबर याद नहीं है, ममता ने स्वीकार किया। आपकी ईमेल आईडी का क्या? आपके सारे कॉन्टैक्ट्स आपकी ईमेल आईडी से सिंक होने चाहिए, तारा ने कहा। ममता के चेहरे पर एक क्षमा प्रार्थी भाव आ गया। मुझे अपना पासवर्ड याद नहीं है। यह सब इस बेवकूफ स्मार्टफोन पर निर्भरता का नतीजा है। खैर, आप मेरा फोन ले सकती हैं और गूगल पर उस अनाथालय का नंबर खोज सकती हैं, तारा ने प्रस्ताव रखा। हां, लेकिन मैं अभी वापस उस दुकान पर नहीं जाना चाहती। तुम्हें उन ग्रामीणों के चेहरों पर भरा गुस्सा देखना चाहिए था, ममता ने अपनी आवाज में थोड़ी घबराहट के साथ कहा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। रुको, मेरे पास एक उपाय है, जल्दी से मुझे अपना फोन दो, तारा ने अपना आईफोन आगे बढ़ाते हुए कहा। पासकोड 030189 है, इसे भूलना मत। यही मेरा जन्मदिन भी है। शाम 5:10 बाद इनोवा इंस्पायर इंटरनेशनल इमारत के प्रवेश द्वार से झटके के साथ बाहर निकली। ममता अंदर बैठी थी, जो वाहन के मजबूत कांच और धातु के शरीर के कारण बाहरी दुनिया से सुरक्षित थी। उसके पास तारा का आईफोन 15 प्रो था। जब एसयूवी तिराहे पर पहुंची तो उसने तारा द्वारा दिए गए पासकोड से फोन को अनलॉक किया और गूगल पर अनाथालय को खोजा। दुर्भाग्य से ममता के लिए उस दिन कुछ भी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा था। इंटरनेट पर अनाथालय का कोई फोन नंबर दर्ज नहीं था। ममता ने अपनी किस्मत को कोसा। पल भर के लिए उसने सोचा कि क्या वाकई कुहू की मौजूदगी से दुर्भाग्य आया है, जैसा कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया था। जैसे जैसे इनोवा मिट्टी की सड़क पर आगे बढ़ रही थी, ममता ने अगले सबसे सही व्यक्ति से संपर्क करने के बारे में सोचा, बेकी। लेकिन उसका फोन नंबर क्या था? तभी उसे तारा की इंटर्नशिप याद आई। तारा को बेकी के कार्यालय से ईमेल के जरिए संदेश मिले ही होंगे। नैतिक दुविधा की परवाह किए बिना ममता ने तारा के फोन पर ईमेल ऐप खोला और बेकी सिंह के संपर्क विवरण की तलाश की। उसे एक ईमेल में बेकी के कार्यालय का नंबर मिल गया। उसने 3 बार उस नंबर पर डायल किया, लेकिन वह वॉइसमेल पर चला गया। बिना समय गंवाए ममता ने ईमेल पते को कॉपी किया और उसे ईमेल एप्लीकेशन में पेस्ट कर दिया। यह संदेश संभवतः बेकी के सहायक को प्राप्त होता, और चूंकि यह तारा के ईमेल पते से भेजा जा रहा था, इसलिए बेकी तक इसके सीधे पहुंचने की संभावना कम थी। फिर भी ममता ने प्रयास करने का फैसला किया। उसने टाइप किया, ममता की ओर से SOS। मैंने अपना फोन और सभी कॉन्टैक्ट्स खो दिए हैं। कृपया सेंट जोसेफ अनाथालय बांद्रा के फादर साइमन फ्रैंको से संपर्क करें। उनसे कहें कि वे लखनागंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर परशुधर पांडे से संपर्क करें और इस नंबर पर तुरंत एक संदेश छोड़ें, कॉल न करें। ममता ने तुरंत आईफोन की सेटिंग्स में फोन मेनू खोला, तारा के आईफोन का नंबर कॉपी किया और उसे ईमेल की बॉडी में पेस्ट कर दिया। उसने पुलिस स्टेशन का वो फोन नंबर भी जोड़ दिया जो उसने इंटरनेट पर खोजा था। बेकी के आधिकारिक ईमेल पते पर संदेश भेजने के बाद ममता ने अच्छे की उम्मीद की। वाहन मुख्य सड़क की ओर मुड़ा और बस स्टॉप के पास से गुजरा, जहां शाम की बस अभी अभी पहुंची थी और लखनागंज के लिए सवारियों को बैठा रही थी। उसने कुसुम को खिड़की वाली सीट पर बैठे देखा, जो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। ममता ने सोचा कि कुसुम कुहू के बारे में क्या सोचती होगी। आखिरकार कुहू उसकी देवरानी जेठानी थी। क्या वह भी यही सोचती थी कि कुहू पर काली बन्न की डाकिनी का साया है? अगर वह भी चाहती थी कि कुहू को फांसी दे दी जाए, तो उसने ग्रामीणों के गुस्से से ममता को क्यों बचाया? बहरहाल इसमें से कुछ भी मायने नहीं रखता था, क्योंकि कुसुम कुहू को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। यह सब अब ममता के कंधों पर ही टिका था। इनोवा ने रफ्तार पकड़ी और बस को कहीं पीछे छोड़ दिया।